दोस्तों नमस्कार। आज हम शुरुआत करेंगे रेकी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, जिसका आपने देखा है कि हमारे ग्रुप का वो टाइटल भी है। तो रेकी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो पहले हम बात करेंगे रेकी की कि रेकी क्या होती है। क्योंकि हर बार क्या होता है कि नए-नए लोग इसे सुनते हैं, तो इसीलिए हर बात में छोटा-सा टॉपिक डिस्कस करना ज़रूरी होता है कि रेकी क्या होता है, क्यों होता है, या पीएलआर यानी पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, क्यों होता है। तो हमें ये रोज़ ही थोड़ा-सा समझना चाहिए, क्योंकि हर बार कोई ना कोई नया व्यक्ति इसे देख रहा होता है। तो रेकी में दोस्तों क्या है, रेकी एक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, एक प्रक्रिया है जो नेचुरल है। इसमें कोई भी दवाएँ नहीं चलती, ना कोई दवाएँ ली जाती हैं। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम इलाज करते हैं। तो रेकी दोस्तों क्या होता है, रेकी जो है ना वो कोई जादू नहीं है, वो कोई जादू नहीं करता। लेकिन जैसे अगर आपके पास हेल्थ इश्यू आ जाए और डॉक्टर आपको बोले कि आपको एक्सरसाइज करना है, तो एक्सरसाइज कोई जादू तो नहीं है और आप तुरंत एक्सरसाइज नहीं कर सकते जब आप बीमार होते हैं। पहले आप अपना इलाज कराते हैं, उसके बाद आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही रेकी है, रेकी भी कोई जादू नहीं है। जैसे एक्सरसाइज कोई जादू नहीं है, वैसे रेकी भी कोई जादू नहीं है। ये एक धीरे-धीरे प्रक्रिया होती है जिसमें हम अपने आप को प्राकृतिक तरीके से हील करते हैं। ये रेकी जैसे एक एनर्जी होती है, जैसे हमारे अंदर कोई एनर्जी होती है, वस्तुओं के अंदर एनर्जी होती है। तभी तो अगर पैर से कोई चीज़ ठोकर लग जाए तो उसे रुक के प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी होती है। इससे लोग डरते नहीं हैं, जुड़ते हैं। रेकी जो है, जैसे आज बहुत से लोग बीमारी के बिना भी थके रहते हैं, अपने आप को ना कई बार हम अचानक से बहुत थका हुआ फ़ील करते हैं और ऐसा लगता है कि आज तो बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, पर इतनी थकावट क्यों है? कई बार हम बैठे-बैठे ही बहुत थक गए हैं, जबकि हमें एनर्जेटिक होना चाहिए। जब हमने कोई काम नहीं किया, हमने शरीर नहीं चलाया, लेकिन हम बहुत थकावट फ़ील करते हैं। कई बार हम उससे ज़्यादा काम कर लेते हैं और कई बार उससे कम भी काम करके हम बहुत थके हुए अपने आप को महसूस करते हैं। बहुत बार टेंशन का कोई कारण नहीं होता हमारे पास कि इतनी टेंशन क्यों और कहाँ से आ रही है। लेकिन बिना कारण हम टेंशन में होते हैं पास्ट और फ्यूचर की चीज़ों को लेकर, तो वो यूँ ही नहीं होती। हमारी एनर्जी कहीं न कहीं जा रही होती है। जैसे अगर आप देखेंगे, महसूस करेंगे कि जब भी हम किसी भी माइंड ऑफ स्टेट में होते हैं, तो हम कुछ न कुछ सोच रहे होते हैं और कुछ न कुछ जो हम सोच रहे होते हैं, वो हम किसी वस्तु के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे होते हैं, वो बहुत थोड़ी सोच चलती है। हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति हमारे चित्त पर बैठा होता है। जैसे कभी हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, कभी हम अपने माता-पिता के बारे में सोच रहे हैं, कभी हमारा किसी से ईगो क्लैशेज़ है, तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं, तो उससे हमारी एनर्जी डाउन होती है। क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति किस स्टेट ऑफ माइंड में है, वो एनर्जी हमारी एनर्जी बनती चली जाती है। आप सबको पता है, नींद ना आना, थकान महसूस होना, भारीपन महसूस होना। कई बार ऐसा होता है कि इतना भारी-भारी सा क्यों लग रहा है, कई बार बहुत बेचैनी होती है कि कहाँ जाएँ, किधर जाएँ, ऐसा भी महसूस होता है। तो दोस्तों ऐसे कई कारण होते हैं जिससे कि हमारी जो एनर्जी है वो धीरे-धीरे करके कई सालों में ब्लॉक होती चली जाती है। तो आप सबको जानते हैं, आप सबको पता ही है, जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे भी बताया जाता है कि हमारे 7 चक्रास होते हैं। वो 7 चक्रास हमारे धीरे-धीरे करके ब्लॉक होने लगते हैं। क्यों ब्लॉक होने लगते हैं? क्योंकि हमारी सोच, हम कितनी भी कोशिश कर लें, पॉज़िटिव ना होकर धीरे-धीरे जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो नेगेटिव होती चली जाती है। आप कभी भी महसूस करिएगा, जब आप पहले अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपने उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच लिया, तो वो नेगेटिविटी में चली जाती है। तो धीरे-धीरे छोटी-छोटी बातों में एंगर होना, अपनी बातों को ना कह पाना, दबाव महसूस करना। कई बार क्या होते हैं, आजकल के तो जैसे बच्चे हैं या बड़े हैं, सभी बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। तो हम अपनी बातों को इतना क्लियर कह नहीं पाते, तो हम अंदर दबा लेते हैं उन बातों को कि हम कहेंगे बेकार में बातें होंगी, बहस होगा, है ना? तो उससे हम बातों को दबा लेते हैं। तो ये बातें क्या होती हैं, धीरे-धीरे
हमारे जो चक्रास होते हैं वो ब्लॉक होते चले जाते हैं, और हमारे जब चक्रास ब्लॉक होते चले जाते हैं तो उससे हमारी धीरे-धीरे एनर्जी चेंज होने लगती है और हमारे शरीर में ब्लॉकेज क्रिएट होने लगता है। लंबे टाइम के बाद ये बीमारियों का रूप ले लेता है। नहीं होनी चाहिए हमें बीमारी, क्यों हो रही है? घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, माइग्रेन हो रही है, आँखों में जलन हो रही है, मुख में कोई ना कोई दिक्कत है, गले में है, आगे चल के शुगर का होना। क्या पहले के लोग मीठा नहीं खाते थे? लेकिन अब ये सब क्यों होने लगा है? क्योंकि इसकी कोई ना कोई वजह है, शरीर में ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। तो रेकी उन शरीर के उन हिस्सों पर पहुंचकर काम करता है जहां पर दवाइयां काम नहीं कर पाती हैं। दवाइयां हम खाते हैं तो क्या होता है, एक चीज को ठीक करने करने लगते हैं, वो ठीक हो या ना हो, पर दूसरी बीमारी हमें घेरने लगती है। जैसे बहुत ज़्यादा आलस से हो जाएगा, ये तो मैं मोटा रूप बता रही हूँ। आगे चल के कोई और भी बीमारी हमें घेर लेती है। तो रेकी हमारे उन हिस्सों पर पहुँचकर उन्हें ऊर्जान्वित करती है, उन्हें एनर्जेटिक बनाती है और उन बीमारियों को ठीक करती है, जहाँ हम दवा नहीं पहुँचा पाते। हमारी जो भावनाएँ हैं, जो पुरानी यादें हैं और पुरानी यादों से जो हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, रेकी वहां भी काम करती है, उनको वो ठीक करती है। अगर आप रेकी की प्रैक्टिस करते हैं या आप रेकी किसी से कराते हैं तो आपको, अगर आप कराते हैं, सपोज आपने नहीं सीखा है पर आपने किसी न किसी से उसको कराया है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो मन है वो हल्का होता चला जाएगा। और ये होता है, लोग अपनी फीलिंग्स हमें शेयर भी करते हैं कि धीरे धीरे मन हमारा हल्का होने लगा, हमें नींद अच्छी आने लगी। जो हम एक मेरे पास एक लेडी नहीं थी, एक बच्ची थी, वो 26-27 ईयर्स की होगी, तो अपनी माँ के साथ हमसे कांटेक्ट की थी। तो वो बोल रही थी कि अनजान मतलब डर नहीं लगता, और ये अचानक से मुझे 2 दिन से डर लगने लगा। तो एक दिन तो वो पूरी रात नहीं सोई डर के कारण, दूसरी रात भी नहीं सोई। फिर उसकी मम्मी ने तीसरे दिन उसे एक दवा दी, नींद की गोली, और तब वो लड़की सोई। और उसके बाद उनकी मम्मी ने मुझे चौथे दिन तो नहीं कांटेक्ट किया, 5वें दिन कांटेक्ट किया कि इसको ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो क्या करें? तो मैंने कहा बच्ची है, हाँ, हाँ, इसकी आप रेकी करा सकते हैं, पहले रेकी करा के देखिए। तो उन्होंने रेकी कराई, उन्होंने 7 डेज़ की रेकी कराई थी, और दोस्तों 7 डेज़ की रेकी तो छोड़िए, 2 दिन की रेकी के बाद ही उसे नींद आने लगी, वो सो जाती थी और धीरे-धीरे वो डर कंट्रोल हो गया 7 डेज़ में ही। तो वो लड़की अभी भी मेरे कांटेक्ट में है। तो जैसे उसे डर लगता है कभी-कभी, तो उसकी जो मदर हैं, वो थोड़ा 3 दिन की कभी रेकी करा देती हैं, कभी 5 डेज़ की करा देती हैं, कभी 7 डेज़ की करा देती हैं। क्यों करा देती हैं? क्योंकि बच्चे के लिए उसके मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है। वो बच्ची इस समय जॉब कर रही है, अगर वो ज़्यादा मेंटल डिस्टर्ब हो जाएगी, तो जॉब करने में उसे दिक्कत आएगी। वो जॉब छोड़ने की बात करने लगी थी, उसका मन नहीं लग रहा था जॉब करने में, तो उसका मन अब शांत हो गया है। तो वो जॉब कर रही, उसको कल की उसकी शादी भी करनी है, उसे घर भी बसाना है। तो अगर बेटियां होती हैं तो माँ बाप को ज्यादा चिंता होती है। हालांकि ये प्रॉब्लम सबके लिए बराबर है, ऐसा नहीं कि बेटी है तो उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और बेटा हो गई तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम दोनों के लिए सेम होती है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि उसे दूसरे घर जाना है तो उसका अरे बर्ताव वगैरह ठीक होना चाहिए, व्यवहार ठीक होना चाहिए, ऐसा कुछ ना लगे कि अरे ये क्या हो गया। हालांकि दोनों के लिए सफरिंग है एक सा, पर पेरेंट्स थोड़ा एज अ पेरेंट्स वो ऐसा, कोई भी ऐसा सोचता है। अगर बेटे की वो ये दिक्कत है तो क्या बेटा बेटा कैसे स्टेबल हो पाएगा? उसे भी तो जॉब करनी है, उसे भी तो अपना घर बनाना है, उसे भी तो बच्चों को संभालना है। तो जब वो खुद स्टेबल नहीं रहेगा तो बच्चों को कैसे स्टेबल करेगा? क्योंकि आजकल की जनरेशन तो हमें पता ही है ना कि अब पहले जैसी बात नहीं रही कि स्त्रियां घर संभालेंगी और पति बाहर जॉब करेंगे, है ना? अब वो बात नहीं रही। अब दोनों मिलकर जॉब करते हैं, और अगर दोनों मिलकर नहीं भी जॉब करते हैं किसी वजह से, तो भी बच्चों को संभालने में दोनों का बराबर का हाथ होता है और होना भी चाहिए। बच्चे किसी एक के वश के नहीं होते हैं, है ना? किसी से थोड़ा ज़्यादा डरते हैं, किसी से थोड़ा कम डरते हैं। कोई उन्हें प्यार से हैंडल कर लेता है, पेरेंट कोई उन्हें प्यार से हैंडल नहीं कर पाता। तो 2 जैसे पेरेंट्स होते हैं, माता-पिता दोनों होते हैं, तो मान लीजिए अगर माँ ज़्यादा रूलिंग वाली है,
तो पिता प्यार करने वाला मिल जाएगा। मान लीजिए रात का टाइम है, माँ खाना बना रही है, तो जो पिता है वो बच्चों को लेके पढ़ाने बैठ जाएगा। तो दोनों का सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो इसमें क्या होता है कि इसीलिए उस बच्ची की उन्होंने रेकी कराई। अभी उसका मन शांत है। रेकी किए हुए मुझे 1.5 महीना हो गया है, 7 डेज़ की मैंने की थी। लेकिन इधर उन्होंने जैसे फिर मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, अभी कोई ऐसी बहुत प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ऐसा चाह रही हैं कि फिर मैं 7 डेज़ की कर दूँ। तो मैंने उनसे बोला था कि अगर आप चाह रही हैं कि मैं 7 डेज़ की कर दूँ, तो मैं कर दूँगी। तो रेकी कहाँ तक पहुँच के काम करता है, जहाँ दवाएँ क्या करेंगी? अगर वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर नींद की दवा दे देंगे, थोड़े विटामिन्स ना विटामिन्स वगैरह दे देंगे बच्ची को, आयरन दे देंगे, कैल्शियम, यही सब चीज़ें चलाते हैं, क्योंकि इसकी दवा तो होती नहीं है। या तो मेडिटेशन से जुड़े बच्चे, जो कि पता ही है कि आजकल मेडिटेशन से बच्चे जुड़ते नहीं हैं, है ना? और उनकी थोड़ी उम्र भी कम होती है, तो उनकी गलतियाँ नहीं होती हैं। अब वो उम्र ही ऐसी होती है घूमने-वूमने की, एन्जॉय करने की, तो वो नहीं करते। तो जब तक वो नहीं करते तब तक हम इन विधियों को यूज़ कर सकते हैं उनके ऊपर, और उन्हें लेकिन फिर भी मेडिटेशन की तरफ ही उनको बार-बार लेकर जाना है कि वो मेडिटेशन करें, 10 मिनट करें, 5 मिनट करें, तो इन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उन्हें, रेकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे जो है मन हल्का होता है, नींद अच्छी आई उस बच्ची को, है ना? जो मानसिक उसे प्रॉब्लम हो रही थी वो, और अगर किसी के घुटने में दर्द है तो दर्द कम हो जाता है। अगर आप केवल 1 सेशन भी लेते हैं ना, तो आपको बेहतर महसूस होने लगता है। ये एक्सपीरियंस की चीज़ है, लेकिन जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक कैसे हम कर पाएँगे? तो दोस्तों इसलिए हमें रेकी करा लेना चाहिए। कोई महिला हो, स्टूडेंट्स हो, जॉब करने वाले हों, किसी के लिए कोई अलग से स्पेशल रेकी नहीं होती है, रेकी सबके लिए एक जैसी होती है। हम सिंबल यूज़ करते हैं और सिंबल यूज़ करके उसके उस हिस्से तक इस ऊर्जा को पहुँचाते हैं जहाँ ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। क्योंकि लंबे टाइम के बाद ये ब्लॉकेज हमारे शरीर के ऊपर उभर आती है। जैसे मान लीजिए कोई आपको चोट लगी, कोई गहरी गाँठ है कहीं पर, वहाँ पर भी ऊर्जा देकर उसे हील किया जाता है, ठीक किया जाता है। रेकी एक बहुत ही सरल हीलिंग है, जिसे हर कोई बहुत आराम से सीख सकता है। एक जो तनाव, डर हम महसूस करते हैं, शारीरिक परेशानी होती है, उन सब में रेकी हमें बहुत मदद पहुँचाती है। अगर आप रेकी कराते हैं या सीखते हैं और अपने ऊपर, जैसे मैंने कल किसी को मैंने सिखाया था फर्स्ट लेवल, तो उसमें फुल बॉडी हीलिंग सिखाई जाती है। जैसे ही उन्होंने फुल बॉडी हीलिंग की, 1 घंटा लगा, 1 सवा घंटा। फुल बॉडी हीलिंग थोड़ी-सी लंबी प्रक्रिया होती है। तो जैसे ही उन्होंने की वो बोल रही थी बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि उस 1 घंटे में ना हमारी एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो इसे आप सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है, बहुत आसानी से इसे सीख सकता है। और अगर आप ग्रैंड मास्टर लेवल तक कर लेते हैं, तो ग्रैंड मास्टर लेवल में ना आप अपना एक सेट बना सकते हैं कोर्स का सेट बना सकते हैं। वो ग्रैंड मास्टर लेवल के लिए ही होता है, वो कोर्स आप सेट बनाने के लिए, जो मैंने कि बनाया है। इसमें सेल्फ हीलिंग सिखाई जाती है, रेकी शरीर और मन के बीच जो संतुलन पैदा करता है। क्योंकि हमारे जीवन में क्या है, इस समय असंतुलन ज़्यादा है। अगर नींद आ रही है, तो बहुत आ रही है, नहीं आई तो रात भर जगे रहे, है ना? काम किया तो बहुत कर दिया, नहीं किया तो सारे काम हमारे पेंडिंग हो जाते हैं। खुश हैं तो बहुत ज़्यादा हैं, नहीं हैं तो बिल्कुल मन उदास है। और जब हम ज़्यादा तनाव लेते हैं या डरते हैं या दुःख को कहीं दबा लेते हैं, जैसे होता है ना, क्या हुआ आपके चेहरे में उदासी है? नहीं, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, है ना? सब यही कहते हैं, सब अपने आप को ऊपर से ठीक दिखाते हैं। जैसे एक घर बनता है, उसके अंदर बालू, सीमेंट और कितनी चीज़ें लगती हैं, लेकिन ऊपर से एक लेप बना के उसकी बुटीक करके, पेंट करके उसे अच्छा बना दिया जाता है। जबकि हमें पता है कि अगर वो पेंट उतर जाए ऊपर से, तो घर जो है बदरंग दिखने लगता है। वैसे ही हम सबको अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऊपर से स्माइल कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में अंदर की हालत को सबको अपनी-अपनी पता है। अगर वो किसी के सामने दिल खोल दे, तो हर दिल में आपको एंग्ज़ायटी, मन में एंग्ज़ायटी, तनाव और डिप्रेशन जैसी चीज़ें निकल कर आती ही आती हैं। लेकिन सबको ये लगता है कि पता नहीं कौन मेरी भावनाओं को किस तरह से लेगा, इसलिए लोग उसे
एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ये हमारे एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया, शरीर में ब्लॉकेज क्रिएट कर देती है। यही स्लो एनर्जी आगे चलकर जो धीरे-धीरे क्रिएट हो रही है, दर्द और बीमारी का कारण बनती है। सिर्फ़ बीमारियाँ और दर्द यहीं से आता है। आप देखेंगे ना कि 40-50 के बाद ही लोगों में शुरू होती हैं ये चीज़ें, 45 के बाद ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। क्यों? क्योंकि इतने लंबे टाइम के बाद, पहले तो हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम एन्जॉय कर रहे होते हैं और घर में होते हैं, हमें इतना प्रेशर नहीं होता, कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। फिर जैसे-जैसे बड़े होते हैं तो, है ना, अर्निंग का ख्याल आता है, घर चलाने का, शादी हो जाती है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, उसमें बहुत सारी भावनाएँ हमारी क्रिएट होती रहती हैं। कभी अंदर ही अंदर गुस्सा आता है, कभी इरिटेशन होता है, कभी हम निकाल पाते हैं तो दूसरा डिप्रेशन में चला जाता है, कभी हम नहीं निकाल पाते तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये धीरे-धीरे जो स्लो एनर्जी है, ये धीरे-धीरे बीमारी का कारण बनती है। रेकी किसी भी धर्म से नहीं जुड़ा है कि ये हिंदू का है कि क्रिश्चियन का, ऐसा कुछ नहीं है। रेकी सबके लिए एक सा है। ये धर्म से परे है। इसे ये हर किसी के लिए है, क्योंकि धर्म तो एक नाम है, बाकी शरीर तो सबके पास है और सभी ऊर्जा से बना हुआ शरीर है। तो रेकी किसी धर्म से नहीं जुड़ा है, ये एक यूनिवर्सल एनर्जी है, ये सबके काम आती है। तो दोस्तों, रेकी हम करा सकते हैं, हम सीख सकते हैं और हमें पता है कि ये कितनी काम आती है हमारे। अगर हम सीख लें तो अपने पूरे परिवार का भी हम आराम से कर सकते हैं रेकी। और रेकी को जब हम सीख लेते हैं तो हमें ये रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होती है, ताकि हम जब किसी की भी करें रेकी तो वो ऊर्जा उस पर असर कर दे। तो इसकी प्रैक्टिस डेली करनी होती है। अगर आप डेली नहीं भी कर पाते हैं तो 1-2 दिन बाद आप 2 दिन के अंतर पे भी कर लीजिए। कभी टाइम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बहुत 5 मिनट का एक प्रैक्टिस होता है, जिसे 5 मिनट आप तो रोज देके कर ही सकते हैं, अगर पूरा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो ही रेकी की बात। और अब मैं आपको बता देती हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अगर किसी को ज़्यादा जानकारी लेनी हो तो यूट्यूब पे भी जाके देख सकता है। हमारे बहुत सारे भाई-बहन इसे सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, स्टोरी शेयर करते हैं और वो सब सच होता है। और वो ऑफ़र भी देते हैं हमें सीखने के लिए। तो अगर कोई सीखने में ज़रा भी वो इंटरेस्ट ले रहा है तो ज़रूर सीखना चाहिए। आप मुझसे सीखें, किसी और से सीख लें, आपकी मर्ज़ी है। पर अगर इच्छा हो रही है सीखने की तो आप सीख सकते हैं। तो पीएलआर भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, जिसे हम अपनी, क्या होता है, जो हमारा मन होता है वो हमारे अवचेतन मन से जुड़ता है, क्योंकि हमारे अवचेतन मन में ही सब कुछ जाकर स्टोर हुआ रहता है। हमारे सारे जन्म, पास्ट और फ्यूचर कहीं भी बाहर नहीं है। पास्ट और फ्यूचर जो हमारा जो कुछ है वो हमारे मन के अंदर ही है। तो वो हमारी कहानी दिखाता है कि आज की जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो कोई रिलेशन इश्यू हो, चाहे वो कोई फाइनेंशियल इश्यू हो, चाहे वो कोई हेल्थ इश्यू हो, चाहे वो कोई हैबिट पैटर्न हो, चाहे हमें कोई डिसीजन लेना हो किसी चीज़ के बारे में, कुछ भी डिसीजन हमें लेना हो, हम जैसे पूछते हैं ना कि इसमें हम क्या करें, किसी और से पूछते हैं, अब कोई और क्या बताएगा? वो थोड़ा बहुत बताएगा और फिर वो बोलेगा जैसा ठीक लगे वैसा कर लो, लोग यही बताते हैं। तो ऐसे में आप डिसीज़न भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान, आपको आपके गाइड के द्वारा ना डिसीज़न लेने में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प ही नहीं मिलेगी, बल्कि वो आपके थ्रू आपको डिसीज़न लेके बता भी देंगे और आपको फीलिंग भी आएगी कि हाँ, यही तो करना चाहिए था, मेरा भी तो मन यही बोल रहा था करने के लिए, पर हम पैर नहीं बढ़ा पाते क्योंकि हमें लगता है कहीं ये गलत डिसीज़न हमारा ना हो जाए। तो हमने अब पहले भी बताया है कि हमारे पास एक लड़की आई थी जिसे लव मैरिज करनी थी, लेकिन उसके घर वाले अरेंज मैरिज करना चाहते थे। तो वो तय नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो लव मैरिज करके गलत डिसीजन ले ले, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी। तो उसने पीए इसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया था, जहाँ से उसे गाइडेंस मिली थी कि बच्चे आपको अरेंज मैरिज करना चाहिए, लव मैरिज आपकी हो जाएगी। कोई बताने वाला नहीं था, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब तो अब ऐसे साधन निकल गए हैं कि आप अपना डिसीजन भी इसके थ्रू ले सकते हैं। जैसे अगर आपको कभी-कभी महसूस होता होगा कि जैसे मैंने एक लेडी को देखा है,
क्योंकि ठीक है पहले उनके पास कमी थी तो मुझे लगता था कि शायद उनका चेहरा हमेशा ही उदास रहता है, तो शायद इन कमियों के कारण रहता होगा, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उनके पास। लेकिन अब मैंने देखा कि उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है और बहुत अच्छे से सॉल्व हुई है। बेटा उनका आईआईटी कर लिया है, उसकी 3 लाख के ऊपर की सैलरी, अभी जॉब लगी हुई है, जॉब तुरंत की है और अभी पर मंथ की सैलरी उसकी, मतलब फाइनेंशियल जो उनके इश्यू थे, बच्चे दोनों पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, एक बेटी है उससे छोटी, तो अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन अभी भी मन उनका उनका उतना ही मतलब चेहरा उतना ही उदास उनका दिखता है। तो मुझे देख के लगता है कि ये ऐसा क्यों है? अब तो फाइनेंशियल इश्यू खत्म हो गया है ना, तो अब तो उदास नहीं होना चाहिए फेस, पर अभी भी उनका फेस उतना ही उदास है। तो ये कारण ना, ये रूट कॉज इसके पास्ट से ही जुड़े होते हैं कि मेरे पास सब कुछ होने के बाद में चेहरे पर वो खुशी क्यों नहीं है? अगर मन खुशी महसूस करता है तो वो चेहरे पे आ जाती है। जैसे अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है और किसी ने कह दिया चलो शॉपिंग करने चलते हैं, है ना? तो तुरंत से खुशी आ जाएगी, भले ही वो अल्पकालिक है, थोड़ी ही देर के लिए है, एक ही दिन के लिए है, लेकिन आ तो जाएगी ना वो खुशी। तो उसी तरीके से आ जानी चाहिए ना, बेटा इतना अच्छा जॉब में चला गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, बेटी पढ़ने में भी इंटेलिजेंट है, पर अभी भी उनके चेहरे पे खुशी नहीं दिखती। तो इसका कहीं न कहीं कारण पास्ट में ही छुपा हुआ है कि ऐसा क्यों है? जैसे आज एक लेडी उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरा सोना बहुत खोता है, गोल्ड मेरा शुरू से मेरा गोल्ड खोता आया है, जादुई तरीके से गायब हो जाता है घर से, और अभी भी बोल रही थी कि हाल ही में पिछले हफ्ते मेरे 2 कान के, एक भारी और एक हल्के, दोनों ही गायब हो गए। तो मुझे इस चीज़ को लेकर पीएलआर कराने हैं कि ऐसा क्यों है? 1-2 क्वेश्चन उनके और थे, क्योंकि जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो 3-4 क्वेश्चन अगर आपके हैं तो ठीक है, जैसे ही आप ट्रांस में उतरते हैं, तो सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाते हैं और उससे अगर कोई रिलेटेड सीन है तो वो भी आपके गाइड आपको दिखा देते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, ये चीजें कहाँ से हुई हैं। तो दोस्तों पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है, जैसे खुशी हमने बताया कि जैसे किसी अनचाही पता नहीं अब फियर है क्या है उनके मन में कि वो खुशी उनके चेहरे पे नहीं दिखती है, तो इस इस चीज को भी हम एक्सप्लोर करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। कुछ रिश्ते इतने ऐसे अजीब होते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी की नई नई शादी हुई है, अब नई-नई शादी हुई है तो चाहे वो दामाद हो, चाहे वो बहू हो, कुछ टाइम तक तो रिश्ते थोड़े सही चलने ही चाहिए ना। उसके बाद कुछ कड़वाहट आ जाती है, कुछ ठीक है वो कहते हैं कि एक छत के नीचे अगर 4 बर्तन होते तो वो खटकते ही हैं, बोलते ही हैं आपस में। इस चीज़ को हम चलो मानते हैं। लेकिन अगर किसी रिश्ते में आपको लगे कि मिलने के साथ ही अनबन शुरू हो गई, पसंद ही नहीं कर रहे हैं एक-दूसरे को। तो अब बताइए कि अगर पड़ोसी है, तो पड़ोसी भी इतनी ज़्यादा उसमें कड़वाहट फैल जाती है कि एक पड़ोसी तो ज़मीन-मकान बेच कर भी वो चला जाता है, जबकि उसे ज़मीन-मकान बेचने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका अलग घर है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इतनी कड़वाहट हो जाती है। और अगर एक ही घर में 2 लोग इतने विपरीत रिश्ते में रहेंगे, तो वो कैसे आगे बढ़ पाएँगे? और आगे बढ़ पाएँगे तो बहुत सारी, जैसे मैंने बताया रेकी में, एनर्जी स्टोर करेंगे और वो भी नेगेटिव, जो कि आगे चल के बीमारियों के रूप में आने वाली है। आपको पता ही है 45 और 50 क्रॉस करते ही लोगों के पैरों में प्रॉब्लम शुरू हो जा रही है। वो ताकत वो महसूस नहीं करते, उठेंगे और बैठेंगे उतने में ही उनकी साँस फूलने लगती हैं। तो खान-पान का चलो असर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर है वो इमोशनल ब्लॉकेज है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हम कराते हैं तो हमें तो पहले ये समझ में आता है कि हमने क्या किया जिसके थ्रू हमें ये इसका परिणाम मिला, तो उससे हमारी सहन शक्ति बढ़ती है। नहीं तो हम क्या करते हैं, ब्लेम गेम में फंसे होते हैं कि जो भी होता है वो सामने से आ रहा है, मेरे थ्रू नहीं है, मैं तो सही हूँ, वो गलत है, हमेशा यही होता है। तो हम व्हाट्सएप पे भी क्या करते हैं कि जो भी मैसेज हमारे पास आ रहा होता है हम फॉरवर्ड ही तो कर रहे होते हैं, तो क्या हम सीख पाते हैं उससे? ज़रूरत तो हमें सीखने की है ना, थोड़ा-सा तो चिंतन चलाएँ कि वो जो व्हाट्सएप मैसेज आया है वो कितना सही है। लोग उसको इतना सही मान लेते हैं कि फटाफट फॉरवर्ड कर देते हैं। उसे भी तो किसी आदमी ने ही लिखा होगा ना, वो तो अपनी इमोशन के अकॉर्डिंग लिखा होगा। कई लोगों पर वो सेट हो जाती है तो वो फॉरवर्ड कर देते हैं, और वो रिश्तों को लेकर भी कई सारे स्टेटमेंट आते हैं, वो भी फॉरवर्ड हो जाते हैं कि देखो हम कितने विक्टिम हैं, है ना?
तो बेचारा मैं वाली स्थिति हो जाती है, जबकि बेचारा मैं तो कभी हो नहीं सकती जब तक मैंने कुछ किया नहीं है। अब बेचारी हूँ ना, कभी तो मैं बेचारी ऐसा था कि कभी तो नहीं थी, कुछ करके आई हूँ। तो जैसे ही वो हमें पता चलता है ना, तो वो जो है हमारी सहन शक्ति बढ़ जाती है। इसमें कोई बुरा नहीं है, ये नहीं कि वो बुरे हैं, हम बुरे हैं, कोई बुरा नहीं होता है। वो परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट हो जाती हैं जिसमें कि ऐसा महसूस होता है कि हम अच्छे हैं, सामने वाला बुरा है, या कभी-कभी क्या होता है, हम विक्टिम के भाव में भी आ जाते हैं कि गलती हमसे हुई, गिल्ट हो जाता है, हम गिल्ट के भाव में आ जाते हैं। विक्टिम के भाव नहीं, गिल्ट के भाव में आ जाते हैं कि हमसे गलती हुई, अपराध बोध महसूस होता है, वो भी सही नहीं है। रियलाइज करने के बाद अगर जरूरत है सॉरी बोलने की तो बोल सकते हैं। तो जब हम पीएलआर करते हैं तो अवचेतन मन में दबी हुई कुछ यादें होती हैं जो बाहर आती हैं, और उनका असर धीरे-धीरे खत्म होने लगता है, जो इमोशनल ब्लॉकेज होती है। फिर हमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है कि गाइडेंस मिलती है। उस गाइडेंस में आपको क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब आंसर तो रेकी में नहीं मिलते हैं। अगर हम कहीं स्टक हैं किसी ऐसी चीज़ में कि हमें इसमें कुछ हमें डिसीज़न लेना है, तो उसमें हम पीएलआर कराते हैं, जिसमें हमें डिसीज़न भी मिल जाती है। कि हमें क्या करना चाहिए। मन शांत होता है, क्लैरिटी मिलती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम पूरी तरह से होश में होते हैं। हम जब चाहें अपना पीएलआर बीच में ही रोक सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप बेहोश हो जाएँगे, आपको कोई होश नहीं रहेगा, उसमें डरने की कोई भी बात नहीं होती। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, वो पास्ट में जाना होता है। प्रेज़ेंट में तो आप एक चुटकी में बाहर आ जाएँगे, ज़रा-सी कहीं से आवाज़ आई ना, आप बाहर आ जाएँगे, प्रेज़ेंट में आ जाएँगे, करंट में आ जाएँगे। पास्ट में जाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, उसके लिए ही हम सारी कोशिश कर रहे होते हैं। कि आप ट्रांस में उतर पाएँ। ट्रांस में उतरना ही आसान नहीं होता है, लेकिन हम उस कमेंट्री के द्वारा उतारते हैं ट्रांस में। इसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और आपको वापस लाने के लिए बस एक चुटकी, खत्म, आप वापस आ जाते हैं वहाँ से। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि कहीं मैं बेहोश तो नहीं हो गया, कहीं मैं वापस ना आ पाया तो। जैसे लोग कहते हैं कि अगर मोबाइल का कनेक्शन कट हो गया तो कुछ नहीं होगा, आप तुरंत वापस आ जाएँगे। मेरी आवाज़ बंद हुई, आप वापस आ जाएँगे। वापस आने में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ट्रांस में उतरने में। तो लोग कहते हैं कि मैं किसी को बैठा लूँ, हाँ, बैठा लीजिए। कोई कहता है कि मैं किसी और को मोबाइल पे कनेक्ट कर लूँ, कर लीजिए। बस डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और पीएलआर कराने के बाद भावनात्मक बोझ कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, शांति और क्लैरिटी मिलती है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन पूरी तरह से होश में किए जाते हैं, उसमें व्यक्ति नींद में सोता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि अगर उसकी नींद डिस्टर्ब है, कोई टेंशन है उसके पास, तो कई बार ना हमारी नींद कंप्लीट नहीं हुई रहती, पूरी नहीं हुई रहती, तो उस दौरान वो सो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो सो भी गया है तो हम नेक्स्ट टाइम इसका कर देते हैं उसी पैसे में। उससे अलग से पैसा नहीं लिया जाता, क्योंकि सो गया है तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। फिर हम छोड़ देते हैं, उसे नींद ले लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे हम कर देते हैं। ऐसा जब तक उसका पीएलआर हो नहीं जाएगा तब तक हम उसी पैसे में करेंगे, हम अलग से पैसा नहीं लेते हैं कि जब तक उसका एक बार जो उसने दिया है वो सक्सेस होना चाहिए ना। और जो है पीएलआर जो है एक सुरक्षित प्रक्रिया है, जिसमें हम अपने अवचेतन मन के ज़रिए जीवन के गहरे सवालों का जवाब खोजते हैं, जो कि करंट से जुड़ा हुआ होता है जो सवाल, उसका हम जवाब खोजते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। यह कोई कल्पना नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं कि मैं कल्पना कर रहा हूँ, नहीं, आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आत्म अनुभव की यात्रा है। तो जब हम कारण समझ लेते हैं, तो मन स्वतः ही मुक्त होने लगता है। मन जो है वो हल्का होने लगता है, उसे पता चल जाता है कि अच्छा, फिर आप थोड़ा उसमें ना आपको याद रहेंगी वो चीज़ें, आप भूलेंगे नहीं कि आप भूल गए कि मैंने क्या देखा था, नहीं, आपको याद रहेंगी। अ, जैसे आपको जो सीन दिखेगा वो याद रहेगा, जो हम इधर से बोलेंगे सब कुछ आपको याद रहेगा। अगर आप अपने अंदर के छुपे हुए गहरे राज को जानना चाहते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को जानना चाहते हैं, खुद गहराई से समझना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि ईश्वर कौन है, क्या है,
बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी होते हैं, जीवन से संबंधित भी क्वेश्चन होते हैं, कई बार बच्चों से संबंधित भी क्वेश्चन होते हैं, कई बार माता-पिता से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, कई बार पति-पत्नी के आपस के कोई क्वेश्चंस होते हैं। ये अपनी पत्नी से नहीं बात कर पा रहे या पत्नी पति से नहीं बात कर पा रहे, लेकिन आप पीएलआर के दौरान अपने आंसर्स को जान सकते हैं। या फिर आज के माता-पिता आपके पिछले जन्म में क्या थे, पत्नी पिछले जन्म में क्या थी, या पति पिछले जन्म में क्या थे, या बच्चे किस रूप में थे, या उसके पिछले जन्म में क्या थे, या उसके पिछले जन्म में क्या थे। ऐसी भी चीज़ों के आंसर मिल जाते हैं। रैंडम अगर आप जानना चाहते हैं, तो वो भी मिल जाते हैं, हाँ? लेकिन क्वेश्चन को लेकर जाना ठीक होता है। उसमें आपका नाम क्या था, आप मेल बॉडी में थे, आप फीमेल बॉडी में थे, आप क्या थे, कोई राजा थे, ज़मींदार थे या फिर कोई खेतों में काम करने वाले थे। ये सब भी आपको पूरी सीन दिखेगी कि आप क्या कर रहे हैं, क्या पहने हुए हैं, वहाँ पर कौन-कौन है आपके साथ। क्योंकि ये तो आत्मा की यात्रा है, कई जन्म लेने होते हैं, है ना? तो ये जो हमारे आस-पास लोग होते हैं और भी लोग होते हैं जो हर जन्म में हमें मिलते हैं। कुछ छूट जाते हैं, कुछ मिलते हैं। फिर उसके नेक्स्ट में वो जो छूट जाते हैं वो मिलते हैं। इस जन्म के कुछ छूट जाएँगे, कुछ मिलेंगे। ये यात्रा ऐसी ही चलती रहती है। तो जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाते हैं दोस्तों, तो हम रिलेट करते हैं, मतलब जो आत्माएँ वहाँ दि जो लोग वहाँ दिखेंगे, उसको हम इस जन्म में भी खोज लेते हैं कि अगर उस जन्म की माँ है, तो इस जन्म की वो क्या बनी है। कई बार उस जन्म की माँ इस जन्म की मौसी बन जाती हैं, मामी बन जाती हैं, पति भी बन जाते हैं। ये भी सुनिए, माँ-बेटे के रिश्ते कई ऐसे निकले हैं जो इस जन्म में पति-पत्नी हैं, लेकिन पिछले जन्म में माँ-बेटे थे। लेकिन हर जन्म के रिश्ते की मर्यादा होती है। अगर वो पति-पत्नी थे उस जन्म में और इस जन्म में माँ-बेटे हैं, तो इस जन्म में वो उस माँ-बेटे के मर्यादा में रहते हैं, है ना? और ये रिश्ते बदलते रहते हैं। कभी जो माँ-बेटी थी वो पति-पत्नी निकल आते हैं। कई बार बा जो जो भाई-बहन होते हैं, वो पिता और पुत्री या पुत्र के रिश्ते में आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा जीवन बदलता रहता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप सीख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। पूरा फुल कोर्स आपको कराया जाएगा और जो है अगर इसको सीखना चाहते हैं, तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, पर्सनली कॉल कर सकते हैं। कभी भी आप मैसेज डाल दीजिए या कॉल कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने मैसेज किया, अब कई ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप के जो मैसेज हमेशा आते रहते हैं, तो ग्रुप्स ऊपर चले आए, आपका मैसेज नीचे आ गया, तो हम देख नहीं पाए। अगर हम देखेंगे तो ब्लू टिक लग जाएगा, तो अगर हम नहीं देख पाए तो आप दोबारा से मैसेज डाल दीजिए, आप कॉल कर दीजिए। तो 1, 2, 3 दिन अगर आप ऐसा करेंगे, तो मुझे कहीं न कहीं वो दिख जाएगा। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चेक कर लेती हूँ कि किसी का मैसेज आया है क्या, ऐसा मैं चेक कर लेती हूँ। लेकिन इन केस अगर मैं बिज़ी हूँ और मैं क्योंकि पा पीएलआर भी मुझे करना होता है, कई बार रेकी भी करनी होती है, कई बार लोगों को अलग से सिखाना होता है, जैसे उनके पास टाइम नहीं है, तो मैं 1 टू 1 में भी सिखाती हूँ। पैसा मेरा सेम है 1 टू 1 का या ग्रुप में सिखाती हूँ तो पैसा सेम होगा, एक ही जैसा लिया जाएगा। ये नहीं कि 1 टू 1 है तो ज़्यादा मेहनत है तो ज़्यादा टाइम दे रहे हैं अलग से, तो ज़्यादा पैसा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैसा सेम है, सबके लिए एक जैसा है। तो अगर आपको सीखना हो पीएलआर, रेकी करानी हो, बच्चे की जैसे एग्ज़ाम चल रहे हैं, आजकल बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, होने वाले हैं। तो उसमें भी लोग रेकी करवा रहे हैं बच्चों के, ताकि वो थोड़ा-सा पढ़ें तो उन्हें याद रहे और वो क्लासरूम में जाकर उसको कॉल कर पाएँ, उन आंसर्स को वो याद आ जाएँ रैंडम। ऐसा ना हो कि सोचने में ही टाइम पास हो जाए, क्योंकि उसमें तो ड्यूरेशन भी लिमिट होता है 2 घंटा या 3 घंटा, उसमें क्वेश्चन छूटने के भी चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन ना छूटे, उसे याद आ जाए या अभी वो जो पढ़ रहा है, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहे और वो वहाँ वो रिकॉल कर पाए। इन सब चीज़ों को लेकर भी बच्चों के इसमें बोर्ड के जो एग्ज़ाम है तो उसकी रेकी की जा रही है, 12th की भी बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं और 10th वालों के भी होने वाले हैं। उसके बाद जो बीटेक बच्चे करते हैं उनके पेरेंट्स भी कराते हैं, ताकि बच्चे के थोड़े आईआईटी एनआईटी वगैरह कुछ मिल जाए, बच्चा अच्छे से पढ़ने में मन लगाए। अगर बच्चा बहुत चंचल है या बार बार मोबाइल ही देख रहा है, तो क्या होता है अगर वो पढ़ रहा है और वो 2 घंटे या 1 घंटे ठीक से नहीं पढ़ रहा है, बीच में मोबाइल उठा लिया, तो उसका जो पढ़ने का पैटर्न है वो ब्लॉक हो जाता है, टूट जाता है। और ऐसा बार 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 पैटर्न होने से फिर उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब होती है, तो इसलिए लोग पेरेंट्स कराते हैं बच्चों के लिए। या बच्चे का अगर मन शांत नहीं रहता, या अगर आपको
बच्चों में अचानक से चेंजेस देखने को मिल जाएँ। बच्चा जैसे एकदम शांत हो जाए या शांत बच्चा एकदम से चंचल हो जाए। तो कुछ ऐसे भी इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उसकी भी करनी पड़ती है। तो इसलिए कई बार हम बिज़ी होने के कारण नहीं देख पाते, तो ऐसे में आप मैसेज 1-2 दिन और डाल देंगे, कॉल कर लेंगे, भले ही मैं ना उठा पाऊँ, लेकिन आपकी एक मिस्ड कॉल पड़ी रहेगी, तो मैं कॉल कर लूँगी। आप व्हाट्सएप कॉल करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। व्हाट्सएप कॉल से मैं आपको देख लूँगी। वैसे नॉर्मल कॉल में तो ये भी होता है ना कि पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन व्हाट्सएप कॉल अगर आप करेंगे तो वो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे ही ग्रुप के या कोई भी है, तो मैं कर दूंगी। मैं आपसे बात कर लूंगी, फिर जैसी आपकी प्रॉब्लम होगी, आपको सीखना होगा, आपको कराना होगा, तो इस अकॉर्डिंग हम बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों? तो ठीक है, क्लास अब कंप्लीट हुई। नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम।